हाय, नमस्कार। मैं एक भारतीय हूँ और अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरे दुनिया को एक राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र जो अलग-अलग कल्चर, धर्म, फूड हैबिट्स और मान्यताओं को लेकर एक साथ कैसे रहा जाता है, ये शिक्षा निरंतर 1947 से पूरी दुनिया को दे रहा है। इसका इसका एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है आपके पास कि 1947 में ही हमने 27-28 करीब स्टेट्स एक साथ बन के एक राष्ट्र बने। इसके पहले राष्ट्र नहीं थे हम। भारत एक राष्ट्र नहीं था, एक सोच था बस। इतिहास महाभारत में भरत नाम यूज़ हुआ, राइट? उससे हम प्रेरणा पाकर अपने जब हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उसमें भारत और एंड इंडिया ये दोनों वर्ड को यूज़ किया गया। इसके पहले राजा लोग थे, वो लोग अपने मन का चलाते थे, लोगों की सुनते नहीं थे, बहुत त्रस्त होकर और प्रेशराइज होके अंग्रेजों से नेशन कॉन्सेप्ट आया। और नेशन को समझने के बाद जब हम भारतीय हम बाहर गए पढ़ने के लिए यूके, समझा हमने ये नेशन क्या होता है, तब जाके हम सभी ने अपने धर्म जाति सभी को छोड़ के एक राष्ट्र के लिए भारतीय स्ट्रगल को करते हुए भारतीय आज़ादी को पाने के लिए हमने एक साथ लड़ाई किया। उस समय कोई धर्म कोई जात ना था हमारा। हम एज ए हिंदू बन के राष्ट्र का आज़ादी हमने पाया नहीं था। आइए आज हम लोग कुछ बात करते हैं कुछ सारे टॉपिक्स के ऊपर। जैसे हम कुछ फेजेस में जाएंगे, हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई। जब हमने आज़ादी की लड़ाई जो हुआ हमने कैसे किया, क्या क्या सोच उसमें आया, फिर आज़ादी हमारा पाना और पाने के बाद एक स्वर्णिम इतिहास को गढ़ना जो विश्व के सामने एक एग्जाम्पल था। इसी कारण है कि बहुत लोग, बहुत सारे देश, हम जब न्यू राष्ट्र के पूरी दुनिया के पटल पर आए तो हमने दिखाया कि हम अलग कैसे हैं। फिर हम देखेंगे आज़ादी के बाद हम लोग धीरे धीरे कोई आंतरिक विरोध एक अंधकार में खोते चले गए। फिर देखेंगे कि हम देखेंगे कि कैसे हिंसा, फिर राम से दूर हम राम विरोधी कैसे बन गए। फिर अगला आएगा कि देश नाश पथ पर चलने लगा, सामाजिक ताना बाना तोड़ा जाने लगा। हम भूल गए कि हमने एक साथ लड़ाई किया। हम भूल गए कि ये देश जब आज़ादी हासिल हुआ तो कैसे उस समय पॉलिटिशियन ने हमें खूनों से नहला दिया, फिर भी हम एक रहे। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे दिशाहीन हो गए हैं आजकल। लेकिन लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आशा है कि हम फिर से जो सोच कर आए थे कि हम एक हैं, हम भारतवासी हैं, उसके ऊपर उसको उसके वैल्यूज़ को फिर से हम जिए। तो ये कैसे, आइए इस पे आज श्रृंखलावत बात करते हैं। कमेंट्स आप कीजिएगा अगर आपको कोई व्यूज़ कुछ अलग लगता है, या आप कुछ सही करना चाहते हैं, या कुछ आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं इसको रिवाइज़ करके फिर से बनाऊँगा। ये टॉपिक मेरे काफ़ी हार्ट के क्लोज़ है। मैं एक एक्चुअली लाइफ़ कोच हूँ, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में मेरा विषय रहा है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ उस चीज़ का। लेकिन ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे मेरा राष्ट्र बहुत प्यारा है। क्योंकि ये जो आप देखेंगे भौगोलिक स्ट्रक्चर, ये अपने आप में लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई मानव है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक एक राज्य कैसे जुड़े हैं और कैसे एक शेप बन रहा है जो प्राकृतिक रूप से कहीं और आपको नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर है, अपने आप में मनोरम है, और अपने आप में ये हम सभी को खींचता है। क्योंकि जब हमने आज़ादी की लड़ाई की तो हमें हमारे जो पहले के दादा परदादा थे जिन्होंने भाग लिया, अपने अपने
अपने-अपने जो भी उनके भाग्य में आए उस ढंग से उस लेवल पे उन लोगों ने लड़ाई किया। तो जो फर्स्ट फ़ेज़ था हमारा आज़ादी की लड़ाई, करीब-करीब 1800 समथिंग ईयर्स में, मैं आपको एग्ज़ैक्टली ईयर की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं फैक्ट नहीं रख रहा। एक फ्लो की बात कर रहा हूँ, कैसे ये फ्लो हो रहा है ताकि जो समाज में आज प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उसको हम लोग एक स्टोरी में, एक सीक्वेंस में समझें और देखें कि कहाँ पे क्या इश्यू है, जो एक आम आदमी भी उसको फिक्स कर सकता है। हम पॉलिटिशियन के पास ना जाके, हम भारतवासी, हम जानते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम फिर से राजा को एक राजा नहीं बनाना चाहते, राजा को तो हमने छोड़ दिया, तभी तो हम एक राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में आए और आगे बढ़े। तो जब आज़ादी के लिए लड़ाई हुई 1800 से करीब समथिंग, उस समय से हम आगे बढ़े। घर-घर हम गए। हाँ, घर-घर जाके उनको समझाया। अब आपको याद होगा महात्मा गांधी कैसे गए, उनको इतना कुछ लालच तो था नहीं। वो बस एक धोती पहन के और क्या पहन के निकले। कांग्रेस में बहुत लोग थे या मुस्लिम लीग के बहुत और भी पार्टियाँ थीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनके अपने-अपने एस्पिरेशंस थे, वो हासिल करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन वो सब तब हुआ जब उनको लगा कि अकेले वो अ, भारत, ये जो स्ट्रक्चर था इंडिया पाकिस्तान सब एक साथ, इन सब बांग्लादेश इन सबको आज़ादी नहीं दिला सकते थे। उनके पास ऐसा कोई टूल्स नहीं था, उनके पास ऐसा सोच नहीं था कि कैसे एक भारत के आइडिया को सबके सामने रखा जाए, कैसे सभी को समझाया जाए कि आज़ादी क्या होती है, इसका मतलब क्या है, आप खुला होकर कैसे सोच सकते हो, कैसे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो, कैसे आप एक दूसरे के साथ रह के फेस्टिवल एंजॉय करते हो। ये सारा कुछ समझा नहीं पा रहे थे ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़। तो उस समय जब गांधी जी आए, उन्होंने देखा कि क्या हाल है देश में, वो मात्र एक धोती पर, आज हमारे बीच बहुत कुछ हो रहा है। सोचिए एक आदमी धोती पे खुद है, अपनी वाइफ के साथ है और अब पूरा देश के लिए सभी को शिक्षित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, उसको भला क्या चाहिए होगा? वो आदमी गाँव-गाँव घूम के बिहार, चंपारण और कहाँ-कहाँ गया। रेल में आप देखे होंगे, अगर आप डिस्कवरी ये चैनल देखते थे, द आइडिया ऑफ इंडियन हीरो का एक सीरियल आता था बहुत पहले दूरदर्शन पर। उसमें साफ दिखता है कि कैसे उस समय इंडिया में क्या हाल था। ट्रेन के ऊपर लोग कैसे ट्रैवल करते थे क्योंकि सिचुएशन बहुत ग्रिम था। हम लोग विकास अभी भूल जाइए, आज़ादी भी नहीं पाए थे। तो ये समझना कि क्या आज़ादी होता है, गाँव-गाँव में, शहर-शहर में, सब जगह समझना बहुत ज़रूरी था। कैसे अंग्रेज़ हमें परेशान करते थे, ये सारा कुछ था। और ऊपर से अंग्रेज़ तो थे ही, हर एक गाँव में जाके जो ज़मींदार थे या जो राजा थे, उनको कैसे उन लोगों ने पकड़ा। उनको शुरू-शुरू में तो लगा राजा को कि अंग्रेज़ के हम दोस्त बन गए हैं, हम स्पेशल हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में उनको भी अंग्रेज़ों ने पूरा कंट्रोल कर लिया और ज़मींदारों की भी पिटाई शुरू हो गई। तब जाके ये सभी लोग एक समझ पाए कि ये बहुत हो गया, हमें इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। और बहुत लोग उस समय क्या हुआ कि बाहर गए, पढ़ाई, शिक्षा की, समझा कि आज़ादी होता क्या है, ये नेशन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सभी कोई अलग-अलग राज्य में बँटा हुआ था। ये सारे स्टेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, गुजरात, बिहार, पटना, मतलब इधर एमपी, जम्मू-कश्मीर, सभी को ये राजा राजा से कोई रूलिंग था। तो उन सभी कितना टफ होगा कि जब अंग्रेज हमें एक तरह से इनडायरेक्टली ये हेल्प किए कि हम इंटीग्रेशन की तरह मूव कर पाए। हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हम एक राज्य, एक कंट्रोल से बाहर निकल के हम एक नेशन वाले कॉन्सेप्ट में आए। नेशनल कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम जब हम आज़ादी हमें मिली तब जाके इंडिया का एक शेप बना और उस समय जो थे वो इसमें सहायता कर पाए। तो ये जो विजुअलाइज़ेशन है, सोचिए आप एक आदमी हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर से आते हैं, आज के डेट में दिल्ली आते हैं नौकरी करने, या फिर करीब आज से 20-30 साल पहले, तो आप आते हैं तो क्या-क्या प्रॉब्लम होता है? कैसे-कैसे आप मान लीजिए आपके पास आप लोकल, आप धनबाद से या बिहार से या बंगाल से कहीं से आए हैं, आपका लैंग्वेज में कितना दिक्कत होगा, लोगों को आप कितना समझा पाओगे?
और फिर उसके बाद ये लोगों को कन्विंस करना कि आप आज़ादी के लिए फाइट करेंगे, ये कितना इम्पॉसिबल होगा। सब कुछ अपना नॉर्मल लाइफ छोड़ के क्यों आए आज़ादी के लिए? तो ये कन्विंस करना, ये समझना और फिर सभी लोगों का समझ आ जाना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होगा। तो इसके लिए एक लीडर का, एक सोशल वर्कर का, सोशल ग्रुप का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता है, एक कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप का होना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस बात से पता चलता है। तो ये समय, उस समय ये सब गली-गली, घर-घर घूम-घूम के डांस से गली नुक्कड़ पे लोगों को समझाया गया, स्टोरी करके, गाना गा के, फ़ोक सॉन्ग में सभी को समझाया गया और सभी कोई समझ गए और सभी को एक साथ आए कि हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं। लोगों ने एक साथ लड़ाई किया, एक इमोशनल फीलिंग्स आए सभी में। सभी ने कहा कि हम ये नाम भारतवर्ष या भरत राजा थे तो उनके नाम पे भारत ये रखा गया। और फिर सिंस हमारा एजुकेशन भी अब इम्प्रूव हो रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेज आए तो थे, लेकिन लोगों ने हमारे को बहुत कुछ शिक्षा दिया, सती प्रथा और क्या-क्या नए-नए सिस्टम दिए, रेलवेज़ लाए। हमारे सोच बदले तो हमने एक नया वर्ड इंडिया भी अडॉप्ट किया, जो हमारे नयापन होने को दिखाता है। दिखाता है कि हम कई पिछले वर्षों से जो एक सोच था, एक प्रॉब्लम था हमारे मानव समाज में, हमारे जीने के पर डे सिस्टम में, उसको इम्प्रूव किया गया और वो इंडिकेट कर रहा है इंडिया वर्ड। सो इंडिया वर्ड हमारे नएपन का उदाहरण है। हमारे जो पहले के सोच खराब थे, जो त्रस्त थे, जिनको चेंज करना बहुत ज़रूरी था, उससे बाहर आने के लिए या उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए एक वर्ड चाहिए था, जो हमारा वर्ड था इंडिया। तो हमने एक अपना एक पास्ट वाला वर्ड चुन लिया भारतवर्ष, लेकिन एक जो हमारा नयापन था, न्यू लुक था, न्यू आउटलुक था, उसको दिखाने के लिए हमने इंडिया यूज़ किया और ये बहुत अच्छा सूट करता है हमें और इस पे हम मुझे तो बहुत प्राउड मैं फ़ील करता हूँ इसके लिए, दोनों नाम को लेके। सो इस तरह हमने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। आज़ादी में कुछ ऐसे आए, दूसरा फ़ेज़ हम लोग बात करेंगे अब। आज़ादी की जब लड़ाई शुरू हुई तो उसमें बहुत लोग अड़ंगा आने लगे। अब एक टेबल बन गया, एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सामने आए, जिनको लगा कि वो अलग-अलग ग्रुप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो उसमें मेजर थे बहुत, कांग्रेस, आरएसएस, मुस्लिम लीग, आरएसएस का पहले कोई हिंदू ऐसे कुछ नाम था, महासभा समथिंग। और ये लोग आए और आज़ादी की लड़ाई में अपना-अपना कंट्रोल, पावर, पोर्शन ढूँढने लगे। इनका कंट्रीब्यूशन कितना था लोगों को समझाना, लोगों को एक साथ लाना, आप ये सोच सकते हैं। लेकिन जब ये हम आज़ादी अ, पाने के करीब पहुँचे तो इन लोगों को अपना हिस्सा चाहिए था। तो इस हिस्सा से बचने के लिए, इस हिस्सा के प्रॉब्लम को ज़्यादा ना फैले, गांधी ने बहुत ट्राई किया, महात्मा गांधी, लेकिन अंग्रेज वहाँ भी हमें बाँटने के लिए, आज़ादी के पहले तो वो बाँटते रहे, हम बाँट कर हमें यूज़ किया, हमारा हमें कमज़ोर किया। अब वही फिर जब आज़ादी मिलने के करीब पहुँचे, तो उन लोगों ने फिर से हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू बाँट दिया। ऐसा बाँटा कि 1947 में हम इन पॉलिटिकल पार्टी के चलते खून से नहा गए। ये पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के नहीं, ये हमारे सही में देखा जाए तो बहुत बड़े दुश्मन हैं। आज आप पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान कितना आगे निकल गया, कितना इम्प्रूव कर लिया। उनके डे टू डे लिविंग स्टाइल या इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना हो गया, राइट? अगर आप इंडिया को देखो तो क्या हुआ, आज़ादी जब 1947 में मिला तो कितने लोग ट्रेन से इधर-उधर गए, कितने लोगों को मारा गया, राइट्स हुए। उसको देखकर महात्मा गांधी को बहुत दिक्कत हुआ। ये जो इनका लालच का संग्राम चल रहा था कि मुझे कुछ चाहिए, ये मेरा हिस्सा है, राइट? उसमें क्या हुआ कि ठीक है, मुस्लिम लीग बहुत अड़ गया तो एक हिस्सा उनको पाकिस्तान, वो पहले से शायद बहुत प्लान करके थे तो पाकिस्तान उनको मिल गया। लेकिन आरएसएस को लगा कि अब मुझे तो कुछ
मिला ही नहीं। अब हम कैसे करें? क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम हिंदू राष्ट्र बनने वाले हैं। ये तो आज जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लड़ाई करते हैं, समाज में टेंशन पैदा करते हैं। हर एक इलेक्शन के पहले हिंदू मुस्लिम आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक नियम को जो डेमोक्रेसी या सेकुलरिज्म बनाता है उसको तोड़ने का या उसको मोल्ड करने की कोशिश हो रही है लगातार। राइट? तो ये जो उस समय हुआ, आरएसएस को कुछ मिला नहीं, क्यों? और वो और ज़्यादा वीक हो गए हैं जब उनमें से एक आदमी आके महात्मा गांधी को शूट करता है। सोचिए, एक ऐसा महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, जो थ्रू आउट वर्ल्ड ये लोग जाते हैं, बीजेपी के नेता जो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स थर्ड टर्म चल रहा है, इनको लगता है देश में ये इनके आदमी महात्मा गांधी को रिवॉल्वर से गोली मार रहे हैं, वीडियो बनता है और दिखाते हैं गांधी कमज़ोर हैं। राइट? क्या-क्या बोलते हैं। ये दिखाता है कि इनका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेके वो कितना कमज़ोर है। क्योंकि ये है ही नहीं ऐसा कुछ। आप किसी को मौका देते हैं, जब वो मारता है एक गाल पे, दूसरे गाल दे रहे हैं आप, उसका मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि वो आदमी शराबी है, कमज़ोरी है उसमें, उसको कोई बीमारी है, इसलिए वो उसने मारा आपको। और आप बोलते हैं कि ठीक है, एक गाल पे और मार लो लेकिन ठीक हो जाओ, ताकि तुम किसी और को हार्म ना कर सको। तो ये जो ग्रेटनेस है इसका मैं अलग से टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। लेकिन आरएसएस इस तरह की सोच को लेके हमारा यंग लोगों के दिमाग में खराबी या गैप पैदा कर रहा है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। राइट? तो उसमें उन्होंने देखा कि जब आज़ादी मिली तो उनका पोर्शन कहाँ गया, उनको नहीं मिला। और उल्टा जब गांधी जी को मार दिया गया तो उन पे बैन हो गया। जब बैन हो गया तो ऑलमोस्ट फोर्स हो गया कि कहीं खो जाए कुछ सालों के लिए, अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन अंडरग्राउंड होने के बाद भी वो पूरे देश में कुछ ना कुछ स्कूलिंग, नया स्कूल सिस्टम सेट करके लोगों को उल्टा-फुल्टा कुछ समझाने का उनका जो सिस्टम था वो चलता रहा। राम मंदिर इश्यू को लेके था और भी कुछ लाया गया। वो बैकग्राउंड में चलता रहा। अगला फ़ेज़ हम लोग बात करेंगे कि आज़ादी पाया, उसके बाद स्वर्णिम इतिहास को गढ़ा गया। जब आज़ादी मिल गई हमें तो धीरे-धीरे कॉन्स्टिट्यूशन सभी को स्टेट को जोड़ना, सरदार पटेल इतना बड़ा काम किए। सभी स्टेट्स जो भी थे 27 स्टेट्स को एक साथ जोड़ना आसान काम नहीं था। आज अगर इस डेट पे कोई करे, अलग-अलग राज्य अलग हो जाएँ, और फिर कोई नेता, आज का नेता आके जोड़ के दिखाए तो अपने आप को कहने में सरदार पटेल और क्या-क्या लोग बड़ा गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी बोलो ना, क्या पैसा खर्च करते हो? आपकी जेब से क्या जा रहा है? कौन-सा आपने स्किल हासिल किया है कि जिसके बेसिस पे आपको कोई कह दे? क्या आपका बैकग्राउंड है? आपने क्या त्याग किया है मानव जीवन में? आप आपका आदर्श क्या है? जब भाजपा को या किसी को सरकार मिला आज उस समय 2014 में, तब तक इंडिया मनमोहन सिंह कुछ लेवल तक ला चुके थे। इकोनॉमिक पॉलिसी वो पहले से ही चला चुके थे। उसके बाद आकर आपने कुछ हासिल किया और फिर आप लो दिखा रहे हो दूसरों को। राइट? तो हमने क्या किया कि आज़ादी हमने पाया, स्वर्णिम इतिहास को गढ़ा जब हमारे पास कुछ नहीं था। उल्टे 1947 में हिंदू-मुस्लिम फाइट हुआ, जिससे हमारे पास बहुत सारे चैलेंज आए। तो उससे क्या हुआ, एक पाकिस्तान से शुरू से एक कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया। राइट? गैप आ गया। और फिर धीरे-धीरे हमें नेशन बिल्ड करना था। हमारे पास ना एजुकेशन था, ना हमारे पास इकोनॉमिक कोई प्रोग्रेस था। तो नेहरू जी को बहुत सामाजिक या बिज़नेसमैन से सपोर्ट मिला, और उसके बाद वो सपोर्ट से हम धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू किए। तो अ, विश्व पटल पे जब जब हम लोग आए तो हमारा सोच सामने आना था कि हम किसके साथ जाएँगे, क्योंकि यूएस एक कैपिटलिज़्म अप्रोच था, मॉडल था, एक यूएसएसआर था जो एक सामाजिक मॉडल था। हम किधर जाते? तो हमने दुनिया के पटल पर एक नया कॉन्सेप्ट रखा, थर्ड वर्ल्ड। राइट? ग्रुप या जो भी कहिए, जो ये हुआ एक ग्रुपिंग, ये हमें एक लीडर बना बैठा था। हम लीड बन गए, हम गुरु बन गए,
और दुनिया को हमने सिखाया कि थर्ड वर्ल्ड भी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम लोग वो एक ऐसे स्टेटस में थे जहाँ ना हम यूएस से कम्पीट कर पाते, ना यूएसएसआर के मॉडल को ही फॉलो कर पाते। तो इसे हमने एक मॉडल रख तो दिया जिसे हमें कुछ इनिशियली कुछ साल मिला ताकि हम अपने आप को प्रोग्रेस कर सकें। लेकिन तब भी चाइना से हमें, पाकिस्तान से हमें बराबर कॉन्फ्लिक्ट मिलता रहा। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम के बाद भी हम एक तरह से संगठित और एक वर्ल्ड लेवल पे एक वेल प्रिंसिपल नेशन इस्टेब्लिश होते चले गए। इन दिनों में हमने बहुत सारे IMITs, ये सारे इंस्टीट्यूशंस सेट किए, और एक ईमानदारी के साथ आगे सरकारें भी चलती चली गई। सिस्टम ट्रांसपेरेंट था, कोई उसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया भी था, उसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर कितना इम्पैक्ट डाल रहा था, क्या उसे बचने के लिए किया गया इंदिरा गांधी का वो स्टेप, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं जो देखा जा सकता है। तो इस तरह इंडिया वहाँ से एक फेज आया जब हमने एक स्वर्णिम इतिहास को कर दिया। इसके बाद एक आता है कि जो फेज आता है जिसमें हम आज़ादी के बाद हम धीरे धीरे अंधकार में खोते चले गए। ये जो हम अंधकार में चले गए, ये क्यों गए? आम आदमी को क्या चाहिए? उसको नौकरी, पैसा, घर, परिवार को सिक्योर करना, बस ये। तो जो हमारे जो फैक्टर्स हैं जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करें, पॉलिटिशियंस या फिर जो एडमिन बॉडीज़ हैं, इन लोगों ने ग्रुपिंग करके, खास करके पॉलिटिशियन ने देश को और कमज़ोर करने का कोशिश किया। जो आरएसएस पूरे देश में फैल रहा था, पहले उसने एक जनसत्ता और फिर उसका और नाम बदला बीजेपी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लोगों में ये डालना था दिमाग में कि देखिए हम वैसे नहीं हैं जैसे हमने गलती कर दिया, हम चेंज हो गए हैं। लेकिन उनका जो सोच था वो वही था। आरएसएस आज भी गली गली में, समाज समाज में है, राइट। तो उन सभी चीज़ को ठीक करना था। लेकिन वो लोग, पॉलिटिशियन लोग, इस चीज़ को बहुत मिसयूज़ किए। जो याद है उसमें कांग्रेस ने क्या क्या, केजरीवाल ने क्या क्या किया, कैसे वो लोग आरएसएस मिल के ये सब करते चले गए। उससे क्या नुकसान हुआ इंडिया को या फिर ओवरऑल कांग्रेस को? जो एक कांग्रेस पार्टी जैसे एक पार्टी नहीं है थी, उसके पास एक मैच्योर फाइनेंशियल सिस्टम था, एक ओवरऑल इंडिया को शासन करने का एक्सपीरियंस था, जो आज के शासनकाल में दिख रहा है कि जो मिसिंग है। हम सभी लेवल पे फेल हो चुके हैं। ये सब चीज़ को जल्दी से ठीक करना होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे धर्म को डे टू डे एडमिन लाइफ से जोड़ दिया गया है, जिसका ज़रूरत नहीं है। धर्म आपके अंदर इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, उसको आप फॉलो करते हैं। तो पॉलिटिशियन लोग जिनको जगह नहीं मिला था, वो स्टेज करके धरना पे, अन्ना हजारे, राइट, आपने देखा ही है, केजरीवाल, ये लोग सभी आए और कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने लोगों के सर में डालने का कोशिश किया। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए, अन्ना हजारे के पास इतने पैसे नहीं थे कि इस तरह का वो काम कर पाते, इतने दिनों तक कर पाते हैं। ना ही आरएसएस या भाजपा के पास उतना पैसा होगा। तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर भी यहाँ दिखता है, जो चाह रहा था कि इंडिया को अनस्टेबल किया जाए। ये करने के बाद कांग्रेस का सरकार जाता है, मनमोहन जी की सरकार जाती है, भाजपा आती है, और उसके बाद से देश में एक जो भाईचारा का माहौल था, उन सभी को तोड़ा गया, लगातार तोड़ा जा रहा है, इमोशनली वीक किया जा रहा है। क्योंकि वो लोग का ऐसा ही सपना है कि जितना इसको तोड़ेंगे तो जो हिंदू लोग हैं या फिर अ, जो हाई क्लास के लोग हैं, राजपूत, ब्राह्मण, उनका वोट उनको कंसिस्टेंटली मिलता रहेगा। और वोट नहीं तो आजकल आप देख रहे हो, बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम का सॉफ्टवेयर खराब है, आप वोट देने के बाद चेक नहीं कर सकते किस आप वोट किसको डाल रहे हो, जा किसको रहा है। ये सब आम आदमी तो नहीं कर सकता चेक। तो ये सब सिस्टमेटिकल इसको हाईजैक किया जा रहा है। उसके बाद आप देखो, एक लेवल पे नहीं, बहुत लेवल पे लोगों का जो वोटर लिस्ट में नाम है, कनिंगली कैसे हटा दिया जाए एग्जैक्ट टाइम पे, ताकि वो
इनफेक्टिव हो जाए। तो इस लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज का फाइट चल रहा है। आरएसएस इस तरह से, भाजपा इस तरह से जबरदस्ती सिस्टम में बना रहना चाहती है। तो ये जो अंधकार में हम लोग झोंक दिए जा रहे हैं, राइट। हमें ये बोला गया शुरू में कि इंडिया खराब है, विदेश ठीक है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं बार बार कि हम कहाँ से चल के आ रहे हैं। लास्ट 25 ईयर्स में कैसे कैसे हमने वो प्रगति किया, जब हमारे पास कुछ था ही नहीं। जब कुछ था नहीं तो हम वहां से यहाँ कैसे आएंगे? कोई भी एक आम आदमी कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? इसमें कोई मैजिक तो होता नहीं है। वो सिस्टमेटिकली पहले कुछ समय तक पहले घर लेगा, रेंट पे जाएगा, घर रेंट पे आएगा, फिर घर पे आएगा, फिर ऐसे करते करते एक एक लाइफ का चीज़ अचीव करेगा, बैंक बैलेंस करेगा, ताकि आगे ओल्ड एज के लिए या फिर फैमिली के लिए या कुछ कर सके। तो उस तरह कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है, ये समझना पड़ेगा। मैजिक एक दिन में कुछ नहीं होता। आप कितना भी उधार ले लो, आपको देना तो पड़ेगा, चाहे आप आम आदमी हो या राष्ट्र हो। तो अगर ये सब प्लानिंग नहीं होगा तो एक सरकार अगर कुछ गलती करती है तो नेक्स्ट सरकार के ऊपर लोड आता है, और ये सब ऐसा चलता रहता है। तो ये जो अंधकार में हमें ढकेला जा रहा है धर्म के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, कुछ एक लोगों को नौकरी दे देना, बाकी लोग का खत्म। इतना बड़ा देश है, इतना जनसंख्या है, अब बहुत सारे एसएमई छोटे लेवल पे काम हो रहा है काफ़ी। वो लोग जो एसएमई हैं या उनसे बहुत लोगों को काम मिलता है, जहाँ जहाँ सरकार काम नहीं दे सकती, ऐसे लोग काम दे रहे हैं। इनको बंद नहीं करना चाहिए। हम अमेरिका नहीं बन सकते क्योंकि वहाँ का सेटअप हमारा बिल्कुल अलग है। तो हम अपने ढंग से अमेरिका से आगे नहीं निकल सकते हैं। हमारे पास जो लोग हैं उनको यूज़ करके, उनके आवर्स को यूज़ करके हम अमेरिका से भी आगे निकल सकते हैं, राइट। हम रियल में विश्व गुरु बन सकते हैं। हमने 2014 में आज तक विश्व गुरु नहीं बन पाए, हमारे चारों तरफ से बदनामियाँ हो रही हैं। चाहे आज के डेट पे देखो, क्रिसमस को लेके या किसी धर्म को लेके क्या क्या हो रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को ये जानते होंगे। टीवी चैनल्स किस तरह से बिक गए हैं, लोगों का विश्वास टूट गया है। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो इस समय देश को छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में बस रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक है, हम हमारा स्टैट्स बिल्कुल सही है, मैनिपुलेटेड नहीं है, मीडिया न्यूज़ जो खास करके स्टैंडर्ड टीवी न्यूज़ है वो अगर सही न्यूज़ बोल रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्यों लोग हमारे बारे में, हम ठीक है यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गलत बोल सकते हैं क्योंकि उनको भी सत्ता में आना है, लेकिन बाहर की दुनिया के सभी चैनल्स, न्यूज़पेपर क्यों झूठ बोल रहे हैं कि हम बहुत गिर चुके हैं, हमारा स्टैट्स काफ़ी नीचे जा चुका है? तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो हिंसा बढ़ता जा रहा है, हम नेक्स्ट फेज में आ रहे हैं, यहाँ पे हिंसा हो गया है, और लोग अपने अपने जो देवी देवता को मानने हैं उनसे दूर जाके जो ढोंगी बाबा लोग हैं, वो लोग दिमाग में फिर से वॉशिंग करने लगे गए हैं। जो सही में जो उनका सोच है, शिक्षा है, जिसको फॉलो करना चाहिए, उनको छोड़ के वो अपने ही मनगढ़ंत नियम कानून पे चलने के लिए सभी को फोर्स कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अभिशाप होगा। क्योंकि आप देखो, एक हर एक बाइक के पीछे या कार के पीछे एक बजरंगबली का बहुत गुस्सा सा, या राम के आंखों में एक अजीब सा ब्लू कलर समथिंग दिखाया जाता है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। जबकि राम को देखो, राम तो उनकी वाइफ को रावण ले गया, लेकिन उससे भी तीन तीन मौका और क्या क्या मौका राम जी दे दिए। तो जो राम का जो एक इम्प्रेशन आता है सुन के, और ये लोग जैसा पोर्ट्रे करे, बहुत अलग है। ये लोग राम और हनुमान जी को यूज़ करके केवल सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, और उनका कोई मतलब नहीं। और ये लोग किसी भी लेवल पे करते रहेंगे, इनको कोई देश से मतलब नहीं है। ये साफ साफ चल रहा है। लास्ट ये थर्ड टर्म चल रहा है, पता नहीं इसके बाद वाले टर्म्स में अगर हम फिर से चुनते हैं सभी को ही, तो देश का हालत और क्या होगा। अगला फेज है, देश नाश पथ पर चल रहा है। सामाजिक ताना बाना पहले से ही खराब हो चुका है, राइट। हर एक दिन हिंसा कुछ ना कुछ हो रहा है। जो माइनॉरिटीज हैं, या बहुत लोग ऐसे
कुछ लोग जो आरएसएस के हैं, जो पहले बोल नहीं पाते थे, आजकल वो बोलने लगे। आरएसएस के ऑफिस में कितने करीब आज़ादी के कितने सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया गया। और वही आरएसएस और बीजेपी हमें सिखाते हैं कि कि नेशनलिज्म क्या होता है। कितना अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। हर एक इलेक्शन के पहले हिंदू मुस्लिम राइट, अगर उस स्टेट में जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ नहीं तो किसी और राज्य में जाके ये सब टॉपिक करना। नहीं था, लोग उल्टा फुल्टा बात करते हैं जैसा कि वो किसी भी धर्म के प्रकांड विद्वान उन्होंने हैं, इसका क्या होगा, राइट। तो इस तरह का चलता है। अभी नेक्स्ट फेज जो है देशहीन होना। यहाँ पे हालत ऐसा हो गया है कि औरतों का सिक्योरिटी इश्यूज, राइट, बिजनेस सिक्योरिटी इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेशन का हाल भूल जाइए। पुलिस, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ईडी, आईटी, ये सभी को एक ऐसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा है। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सीबीआई किया, ठीक है, उसने किया एक सर्टेन लेवल तक किया, लेकिन आज का जो सरकार है वो इन सभी को कंट्रोल कर चुका है। आम जो पब्लिक है उनको परेशान किया जा रहा है। ये सब तो नहीं होना चाहिए। ये सबको इनफैक्ट सरकार को और सिक्योरिटी उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए था। ये मौका बहुत अच्छा था भाजपा के पास, देश को एक हाई लेवल तक पहुंचा सकती थी। लेकिन जो जिस ढंग से इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज आ रहे हैं वो और हमें नीचे लेके जा रहे हैं। तो एक अच्छा खासा मौका था जिसको यूज़ करके हमें और हाई लेवल पे हम परफॉर्म कर सकते थे, जो कि हमने शायद लगता है कि खो दिया है। हमने आज़ादी हासिल इसलिए नहीं किया, सुना है कि आज़ादी के समय किसी के पैरों से नाखून निकाल लेना, किसी को फांसी दे देना और अ, पिटाई करना, इस तरह के बुक्स और पिक्चर्स देखने को मिलते हैं। सोचिए कि हम पॉलिटिशियंस को सारा कंट्रोल दे के हम कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। ये पॉलिटिशियन लोग हमें आपस में ही फाइट करवाता, जबकि कोई ये धार्मिक या कोई भी कास्ट बेस्ड नेशन नहीं है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फिर भी ये मैनिपुलेशन, ज़बरदस्ती का फाइट करना, एक आम आदमी को बेसिक चीज़ें चाहिए, नौकरी, सिक्योरिटी, घर का, फ्यूचर प्रूफ जॉब, ये सब चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन लोगों को ऐसा क्या जोड़े कि पर डे हम आपस में लड़ते रहें ताकि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। आप उनको देखो कितना प्रोग्रेस हुआ है भाजपा के नेताओं का या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं 2014 से अभी तक, 1000 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स टीवी चैनल्स का अर्निंग रेवेन्यू तो देखो अब कितना हो गया है। इंडिया टीवी और समथिंग जीटीवी, इन लोग कितना, इनका काम क्या है, लोगों के दिल में मन में केवल एक अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना। जबकि ये खुद धर्म नहीं जानते, ये लोग धर्म बता रहे क्या होता है। भगवान तो दिल से आते हैं। आप मन में जाके किसी मंदिर के सामने प्रार्थना करते हो कि मुझे सहायता करिए, ना कि आप चोंगा लेके बैठ जाते हो कि भगवान मुझे ये करो। लेकिन ये लोग ऐसा कर रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं। तो ये हम सभी को कलेक्टिवली समझना पड़ेगा कि हमें एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो कंस्ट्रक्टिव हो, समाज को कहीं ले जा सके, एक साथ ले जा सके। ये नहीं कि शहर शहर, गांव गांव नाम चेंज करके वहाँ पे लोगों को भड़का के कितने कितने मौत हो गए। आप 2014 से उठाओ, कितने रेप्स हो रहे हैं, उस पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ओनरशिप नहीं है। तो आप रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते थे, फिर आप क्यों सत्ता में बैठे? आप हट जाइए, कोई और पार्टी को आने दीजिए। क्यों नहीं आने दे रहे? ईवीएम वोटर लिस्ट में चेंज करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप एक मिनिस्टर को चेंज कर देंगे या एमएलए को चेंज कर देंगे तो सरकार अच्छा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टी का सोच तो वही है। हमें पार्टी चेंज करना ही पड़ेगा, इसीलिए डेमोक्रेसी इलेक्शन सिस्टम है यहाँ पे। और इस ये अगर अगर इलेक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसका भरपाई बहुत मुश्किल होगा। और हम पूरा दुनिया के जो पटल पर देखेंगे एक फेल्ड नेशन, जो कि अपने आप में बहुत खराब होगा। जो अगला सेक्शन है वो है फिर से खुशी को
चुनना। हम ये आशा करते हैं कि ठीक है, हम गिरे हैं, बहुत नीचे चले गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे भी हैं। होप आशा करते हैं कि वो लोग ये जो नाश की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उसमें वो रोकेंगे, सपोर्ट करेंगे, और हम अ, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेकुलरिज्म वैल्यूज, इक्वालिटी वैल्यूज, और इंडिया बीइंग बीइंग अ गुरु, फिर से हम गुरु बन पाएंगे। क्यों? ग्लोबल गुरु ऑन हाउ टू लिव टुगेदर एज अ नेशन। ये हम शिक्षा सभी को 1947 से दे रहे हैं, जहाँ पे यूरोप के जो कंट्रीज एक साथ नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग हो गए। सो ये बहुत बड़ा शिक्षा हम पहले से ही दे रहे हैं। अब हम ऊपर से नीचे क्यों आना चाहते हैं? इतना अच्छा पोजीशन मिला है गुरु बनने का, विश्व गुरु, सही माने में ये है गुरु। तो हमने जो पोजीशन हासिल किया, हम उसको खोना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हम वुमेन सिक्योरिटी है तो और भी स्टेट वाइज को इलेक्शन के समय बांटना चाहते हैं, ऐसा क्यों? हमने आज़ादी की हासिल ताकि हम देशवासी को आराम दें और प्रोग्रेस करें, ना कि टाइट रूल्स रेगुलेशन में ऐसे बांध दें जैसे हम यहाँ के सिटीजन ही इस देश के दुश्मन हैं। ऐसा क्यों? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें सोचना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टी सभी से रिक्वेस्ट करें, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो वोट देके उनको बाहर करें। यही हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद सुनने के लिए मुझे।